अब नेक्स्ट हम कुव्वते हाजमा को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो टॉपिक, एक हज़्म व नुज़। हज़्म क्या है, नुज़ क्या है। आमतौर पे मुतरादिफ़ की तरह यूज़ होते हैं, इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। तो जब भी हम हज़्म कहेंगे वी मीन डाइजेशन, और नुज़ का मतलब कंकॉक्शन। तो आगे एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे समझेंगे, यानी कुव्वते हाजमा में क्या क्या डिटेल्स होंगी। कुव्वते हाजमा ग़िज़ा को हज़्म करके जुज़्व बदन बनाती है, यानी उसको डाइजेस्ट करेगी, और डाइजेस्ट करके जुज़्व बदन यानी बदन का जो है, जुज़ मतलब होता है पार्ट, यानी बदन का पार्ट बना देगी। हम जान रहे थे कि काम क्या था कि डाइजेशन के बाद हम उसको आज़ा का पार्ट बना दिया करते थे। ग़िज़ा के जिन अज़ा को हज़्म नहीं कर पाती उनको फुजला की सूरत में तब्दील कर देती है, यानी जिसको हम हज़्म नहीं कर पाए, जिनका डाइजेशन नहीं हो पाया, वो वेस्ट है, तो वो वेस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। और उन फजलात में इस किस्म के तग़य्युरात पैदा करते हैं, यानी ऐसे चेंजेस होंगे इन वेस्ट में कि वो बदन इंसान से बसहूलत खारिज हो जाएं, यानी ईज़िली इनको इवैक्यूएट कर दिया जा सके। इसको बिल्कुल इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इन केस अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम जानते हैं कि जो स्टूल का पैसेज है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें रतूबत भी होगी तो स्टूल का पैसेज इजी होता है। तो बिल्कुल यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसको इस तरीके से उसमें चेंजेस करने हैं कि बहुत आसानी से हमारी बॉडी से खारिज हो जाए। कुव्वते हाजमा का ये फेल इंजाज कहलाता है, यानी इसी को कंकॉक्शन कहते हैं। अब कंकॉक्शन से हम क्या समझेंगे कि कंकॉक्शन का मतलब होगा पकाना, यानी जो भी मादा को हम काबिल अखराज बनाएंगे, यानी जो भी मैटर है उसको हम ऐसा बनाएंगे कि वो आसानी से खारिज हो जाए, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। जैसा एग्जांपल देखते हैं बलगम का, कि अगर बलगम जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो हम उसे क्या करेंगे, उसको पतला कर देंगे, उसको हम थिन कर देंगे, और बहुत ज़्यादा थिन है तो उसको थोड़ा थिक बना देंगे, तो हमारी बॉडी से निकलने में ईजी हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी थी कि हम फुजला को इस तरीके से खारिज करेंगे कि आसानी से निकल जाए। अगरचे हज़्म व इंजाज मुतरादिफ इस्तिलाहात में, यानी इनकी टर्मिनोलॉजीज़ इंटरचेंजेबल है काफ़ी जगह पर, लेकिन हम इस तरीके से समझेंगे कि हज़्म का मतलब मेनली डाइजेशन है और नुज़ का मतलब मेनली कंकॉक्शन है, यानी वेस्ट को इस तरीके से करा जाए कि आसानी से बाहर निकल जाए। लेकिन जब कुव्वते हाजमा फजलात की इस्तिलाह पर कादिर नहीं होती तो उनको इस तरह घेर लेती है कि उनको फसाद दीगर अज़ा तक ना पहुंच पाए। तो ये भी हम जानते हैं कि अगर कोई मैटर होता है और उसको वो हमारी बॉडी में ख़राब हो रहा होता है, दिक्कत कर रहा होता है, तो उसको घेर कर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अफ़ेल हज़्म में जो तग़य्युरात होते हैं वो इन तग़य्युरात से मुशाबा होते हैं जो अफ़ूनत मवाद की हालत में पाए जाते हैं, यानी हज़्म ग़िज़ा के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत मादा के ताफ़ुन और फसाद के लिए भी होती है, यानी हरारत और रतूबत। तब यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि दो कंडीशंस हैं, एक तो डाइजेशन की कंडीशन है और एक कंडीशन है प्यूट्रीफैक्शन की। अब डाइजेशन हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है, हमारी ज़रूरत है, और प्यूट्रीफेक्शन जो है वो हमारे लिए फासिद है, हमारे लिए बुरा है, हमारी बॉडी पे इस पे अमराज, इसमें मर्ज़ हमारी बॉडी से पैदा होगी, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन दोनों कंडीशंस में जो है ज़रूरत जिस चीज़ की होती है, जिस कंडीशन की, वो क्या कंडीशन होती है, उसको हम कहेंगे हॉट एंड मॉइस्ट कंडीशन, यानी हरारत चाहिए हमें और रतूबत चाहिए। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो प्यूट्रीफैक्शन के लिए भी यही चाहिए होता है। हम एग्जांपल देख सकते हैं फंजाई का, तो जो फंजाई होते हैं उनके लिए क्या होता है, फंजाई के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होता है वो क्या होता है, इट इज़ हीट एंड मॉइस्चर। इस कंडीशन में ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो हमें यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि हॉट एंड मॉइस्ट कंडीशन डाइजेशन के लिए भी चाहिए और प्यूट्रीफैक्शन के लिए भी चाहिए। तो अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हमारे कंडीशंस और जो तग़य्युरात चेंजेस में प्रॉब्लम आएगी तो हमारी बॉडी के अंदर प्यूट्रीफैक्शन भी हो सकता है। अब हम हुजूम अरबा की बात कर रहे हैं, यानी डाइजेशन। अभी हमने 4 डाइजेशंस की बात करी थी, यानी 4 की बात किस किस तरीके से, यानी किस किस लेवल पे डाइजेशन होता है, हमने इसकी बात पहले कर रखी है। तो अब इनके डिटेल्स में हम आगे जाएंगे। तो जो है ग़िज़ा के मैदा में दाखिल होने से लेकर जौहर आज़ा में तब्दील होने तक, यानी आज़ा का पार्ट बनने तक, इसमें बेशुमार तग़य्युरात यानी चेंजेस होते हैं, लेकिन सतही तौर पर इन चारों किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। मेनली हम इन 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं। पहला हज़्म मेदी है, दूसरा हज़्म कबीदी है, दूसरा फिर हज़्म उरूकी और हज़्म उज़वी। तो मेदी जो है मैदा स्टमक से रिलेटेड है, यानी एलिमेंट्री कैनाल से, कबीदी यानी लीवर से रिलेटेड है, उरूकी यानी उरूक यानी वेसल से रिलेटेड है, और उज़वी जो है ऑर्गन से, यानी ऑर्गेनिक जो डाइजेशन है उसकी बात करें।
तब ये वर्ड्स हमने पहले भी देख रखे हैं, लेकिन हम इनको और डिटेल में देख रहे हैं, यहाँ पर समझेंगे। तो हम सबसे पहला हज़्म मेदी को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अभी तक हम जो चल रहे हैं वो डाइजेशन पर ही चल रहे हैं, लेकिन अब इसको अलग अलग लेवल पे हम देखने वाले हैं कि किस लेवल पे कैसे डाइजेशन होता है। तो सबसे पहला हज़्म मेदी की बात करेंगे। तो जब भी हम हज़्म मेदी की बात करेंगे तो इसमें पूरा एलिमेंट्री कैनाल आने वाला है। तो हम देखेंगे कि हज़्म मेदी से क्या मुराद होगा। इससे मुराद ग़िज़ा की वो तगरात यानी वो चेंजेस होंगे जो मुंह, मैदा और अमा में होते हैं, यानी जो हमारे माउथ में होगा, जो हमारे मैदा में यानी स्टमक में होगा, और जो हमारे अमा में यानी इंटेस्टाइन में होगा। यानी नॉर्मल कंडीशंस में हज़्म मेदी से मुराद हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो हज़्म हो रहा है, जो डाइजेशन हो रहा है, वो सब कुछ होगा। अब इसमें क्या क्या आएगा। पहला हज़्म फ़मी। तो फ़म का मतलब क्या होता है, माउथ होता है। तो ये बात हम पहले से जानते हैं कि जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो मुंह में ही ग़िज़ा के हज़्म की सूरत ये होती है कि मुंह की रतूबत, जो हमारा रतूबत दहन होता है, यानी जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो फूड पर ऐड करता है और उसमें चेंजेस मुंह से ही स्टार्ट हो जाते हैं, अज़ाई ग़िज़ाई के साथ शामिल होते हैं, जिसमें हज़्म तग़य्युर पहले ही मौजूद होती है। और इसके अलावा ग़िज़ा को दांतों से चबाते हैं, ये भी हमारे हाज़मे में मदद होता है, और इसमें काफ़ी तग़य्युरात पैदा हो जाते हैं, और इसकी कैफियत और इसका मिजाज भी किसी कदर तब्दील हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। तो अगर मॉडर्न के हिसाब से भी देखें तो हम जानते हैं कि जो माउथ में ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा ऐड करता है, और जो हमारे दांत हैं उसको ईज़िली मतलब ऐसा बना देते हैं माउथ, और जो हमारे दांत हैं वो मैस्टिकेशन के थ्रू, और जो हमारा सलाइवा यानी वो एक रतूबत है उसको ऐसा मॉइस्ट कर देती है कि आसानी से फूड का बोलस बन के हमारी बॉडी में यानी स्टमक में चला जाए। तो जब हम हज़्म मेदी कहेंगे तो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल हमारे लिए मुराद होगा। तो सबसे पहले हमने माउथ वाला डाइजेशन देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हज़्म मेदी से इस तरह पूरा होता है कि मैदा में हरकतें दूधिया होती है। तो यानी जो आगे क्या होने वाला है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होने वाला है, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। यानी एक हरकत, एक मूवमेंट होने वाली है जिसके साथ में रतूबत मैदा ग़िज़ा में शामिल हो जाती है। रतूबत मैदा जो है ग़िज़ा में शामिल हो जाती है, यानी जो हमारा फूड जो है वो स्टमक में पहुंचा है, और वहाँ से जो स्टमक में जितने भी रतूबत हैं, एसियल वगैरह जो भी फ्लूइड्स आने वाले हैं, वो आकर ग़िज़ा से मिल जाते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल की डाइजेशन की अभी भी हम बात कर रहे हैं। तो अबू सैल मसीह ने लिखा है कि मैदा में ग़िज़ा इस तरह नहीं पकती जिस तरह तनूर में पकती है, यानी जो फर्नेस में पकती है। तो हम जानते हैं कि फर्नेस में डिफरेंट तरीके की जो पकाने का जो अमल है वो फर्नेस में अलग होता है, या फिर अगर हम किसी चीज़ को तल रहे हैं वो डिफरेंट है, लेकिन जो हमारा सिस्टम, जो हमारा डाइजेशन का सिस्टम है वो कुछ डिफरेंट होता है। इसलिए कि मैदा में जो हरारत बिलफेल पाई जाती हैं वो किसी चीज़ को अच्छी तरह से गर्म भी नहीं कर सकती। चुनांचा ग़िज़ा ना मैदे में जोश खाती है, यानी जो उबलना वगैरह होता है और चीज़ें जोश खाती हैं गर्मी की वजह से, वैसा नहीं होता, और ना भुनती हैं, बल्कि मैदा में हज़्म तग़य्युर की नौयत इस कदर होती है कि जिसमें किसी चीज़ का जौहर मुतग़य्यर होकर नई चीज़ में तब्दील हो जाता है। यानी इन सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो ये होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर रहे हैं, और ये सिंपल सब्सटेंस वो होगा जो हमारी बॉडी आसानी से यूज़ कर सकेगी, जो हमारी बॉडी के लिए बेटर होगा और ज़रूरी होगा, जिसको इस्ताला हकीकी कहा जाता है। हज़्म मैदा के नतीजे में जो मादा हासिल होता है उसके अज़ा यकसा होते हैं, यानी एक दूसरे की तरह होते हैं, और जिसको हम कैलूस कहा जाता है। अब कैलूस का कॉन्सेप्ट भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैलूस का कॉन्सेप्ट किस तरीके से होगा। तो हम जानते हैं कि वी गेट काइम फ्रॉम स्टमक। तो हमारे स्टमक से क्या आने वाला है, काइम आने वाला है। तो जब स्टमक में सारे फ्लूइड्स आएंगे और यहाँ पर डाइजेशन का अमल होगा, उसके बाद से जो चेंज होगा तो हम उसको काइम कहेंगे। चेंज होने के बाद से जो भी बनकर आ रहा है, फूड बोलस आया था और उसमें सारे फ्लूइड उसमें मिक्स हो गए, HCl था उसमें और वहाँ पर एसिडिक नेचर था, तो उसकी वजह से जो चीज़ फॉर्मेशन उसको हम काइम कहते हैं। उसके बाद से ये क्या होगा, इट विल अराइव इन ड्यूडेनम। अभी आगे बढ़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा, देन इंटेस्टाइनल जूस मिक्स करता है इसमें, इंटेस्टाइनल जूस मिक्स करेगा किसके साथ में, काइम के साथ में, एंड दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ काइल। तब यही काइम और काइल को हम कैमूस और कैलूस बोलते हैं। तो हमारे स्टमक से आगे बढ़कर काइम बनेगा और फिर इंटेस्टाइनल जूस आएगा जिससे काइल का फॉर्मेशन होगा, इसी को हम कैलूस बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कैलूस का फॉर्मेशन होगा, यानी पूरे डाइजेशन के बाद में कैमूस और कैलूस का यानी काइम एंड काइल का फॉर्मेशन होने वाला है। अब आते हैं आगे, हुनैन इब्न इस्हाक ने रतूबत मैदा का नाम जो तुर्श होती है यानी जो खट्टी होती है, रतूबत मैदा से हमारी मुराद क्या है, गैस्ट्रिक जूस,
जो हमारे स्टमक में होगा उसको हमूजत मैदा रखा है, इसको हम हमूजत जो होता है मेनली एसिडिटी को कहते हैं। तो क्योंकि इसका नेचर जो है गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये क्या होता है, एसिडिक होता है, इस वजह से इसको हमूजत मैदा कहा है। ये तुर्श होता है यानी सार, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ये एसिडिक होता है। और हजम ग़िज़ा के लिए मुआइन होता है, यानी जो हमारा ग़िज़ा का डाइजेशन है उसमें ये सपोर्ट करता है। और इसके वज़ाइफ में बयान किया जाता है कि वो ख्वाहिश ताम पैदा करता है। और इसकी एक और ड्यूटी बताई जाती है कि इसकी वजह से हमें भूख लगेगी, यानी ख्वाहिश पैदा होगी, किसकी भूख लगेगी, खाना खाने की ख्वाहिश पैदा होगी, जिसको हम ख्वाहिश ताम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डाइजेशन से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से कैमोस कैलूस बन रहा है, डाइजेस्ट और गैस्ट्रिक जूस किस तरीके से एक्ट करते हैं। अब हम हरकत दूधिया को यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने डाइजेशन में देखा कि डिफरेंट लेवल के हिसाब से हम हज़्म मेदी को ही, तो अब अभी तक वैसे हम फर्स्ट पार्ट यानी हज़्म मेदी पर ही हैं। तो जब भी हम हज़्म मेदी बोल रहे होंगे हम समझ रहे होंगे कि एलिमेंट्री कैनाल का डाइजेशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या क्या हज़्म फ़मी देख लिया, जो माउथ से फम क्योंकि माउथ को कहते हैं, और स्टमक वाला देख लिया। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं कि इसको और आगे कौन कौन से तरीके के होंगे। तो अल्लामा गिलानी लिखते हैं कि हज़्म ग़िज़ा के लिए ज़रूरी है कि मैदा ग़िज़ा को पूरी तरह घेर कर इस तरह फैलाए, यानी मैदा ग़िज़ा को पूरी तरह इस तरीके से घेर कर फैला दे कि हरकत दूधिया के मानिंद हरकत पैदा हो जाए, यानी एक मूवमेंट पैदा हो जाए। और रतूबत हाजमा और हरारत गरीजिया की इमदाद से, अब इसमें क्या है, रतूबत है हाजमा यानी जो फ्लूइड्स हैं वो आएंगे, और हरारत गरीजिया यानी इन्नेट हीट और आएगी, और इनकी मदद से क्या होगा, वो मुतग़य्यर होकर एक नए जौहर में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसकी नौयत ग़िज़ाओं से मुख्तलिफ होती है। अब उसका जो नेचर होगा वो डिफरेंट होगा। यानी मेनली हमने क्या करा, हीट की मदद से, फ्लूइड्स की मदद से, जो रतूबत हाजमा है यानी गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनकी मदद से, और साथ ही साथ में मूवमेंट की मदद से हमने जो चेंजेस किए ताकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल में चेंज हो जाएं। अब हम थर्ड पर आ रहे हैं, हज़्म मेवी। तो हज़्म मेवी क्या है, हज़्म मेवी जो है यानी वो हज़म जो आंतों से रिलेटेड है। तो पहला हमने माउथ से रिलेटेड देखा, सेकंड हमने स्टमक से रिलेटेड देखा, अब आंतों से रिलेटेड देखते हैं, यानी उस तरीके का डाइजेशन जो कहाँ पर होगा, इंटेस्टाइन में होगा। तो अमा के दो काम हैं, यानी इंटेस्टाइन के दो काम, पहला इंजज़ाब कैलूस, जो कैलूस का फॉर्मेशन है उसको इंजज़ाब करना यानी जज़्ब करना, उसको एब्जॉर्ब करना, और इंजज़ाब सफ़रा, और जो सफ़रा आएगा जो बाइल आएगा उसको भी ऐड करना। तो हम जान रहे थे कि अभी तक जो नेचर था वो कैसा था, एसिडिक था, और बाद में इसको क्या होने वाला है, हम बाइल आने वाला है, वो फर्दर डाइजेशन में मदद करेगा। और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो बाद में क्या होने वाला है, इंजज़ाब कैलूस होने वाला है, यानी इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी होगा। अब सबसे इंजज़ाब कैलूस से क्या मतलब है, तो जो इंजज़ाब कैलूस है, अबू सैल मसीह लिखते हैं कि उसारा ग़िज़ा यानी ग़िज़ा का फूड का जो एक्सट्रैक्ट बना है, यानी जो लास्ट में आया है, जो मैदे से जिगर तक पहुंचता है, वो अव्वल मासारिका के ज़रिए जिगर में जज्ब होता है। यानी यहाँ पर मेजेंट्रीज़ का भी फंक्शन आने वाला है। तो यहाँ पर किसका फंक्शन हम देख रहे हैं, मेजेंट्री का फंक्शन देख रहे हैं। तो हम जानते हैं मेजेंट्रीज भी कुछ तरीके से क्या है, इंजज़ाब यानी एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। और दूसरा हम इंजज़ाब सफ़रा देख रहे हैं। सफ़रा आमा सगीरा से पहले हिस्से यानी असनाए अशरी में, यानी मेनली हम क्या किस चीज़ की बात करें, ड्यूडेनम की बात करें, यानी जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ड्यूडेनम पार्ट में जो है सफ़रा आएगा और जज्ब होगा, जिसके 3 अफ़ाल बहुत अहम है। और ये क्या क्या फंक्शन करने वाला है, हज़म में इमदाद यानी डाइजेशन में ये हेल्प करेगा, क़ुव्वत दाफ़िया में तहरीक पहुंचाएगा, यानी एक्सक्रीशन इसके थ्रू इजी हो जाएगा, और इंजज़ाब ग़िज़ा में भी मदद होगी, यानी साथ साथ में फूड का एब्जॉर्प्शन से भी रिलेटेड काम करने वाला है, जिससे फूड का एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाए। यानी वही बात हम मेनली देख रहे हैं जो हम मॉडर्न में देखते हैं कि किस तरीके से डाइजेशन के बाद से एब्जॉर्प्शन का फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ज़्यादातर काम एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन तो होता ही है, साथ साथ में एब्जॉर्प्शन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होने लगती हैं। तो हज़म अमा में हज़म मैदा की तरह 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हरारत की ज़रूरत होगी, यानी हीट की, रतूबत की यानी मॉइस्ट होने की, या फिर मॉइस्चर की ज़रूरत होगी रतूबत की, और हरकत दूधिया की भी ज़रूरत होगी, यानी जो मूवमेंट होगा उसकी। अब रतूबत मैदा, जिस तरह मैदा के
रतूबत मैदा जिस तरह मैदा की अंदरूनी सतह से मुतरशा होती है, तो हम देख रहे हैं कि मैदा से क्या है, रतूबत मैदा आ रहा है, यानी जो गैस्ट्रिक जूस है वो मैदा में जिस तरीके से निकल कर जाता है, एचसीएल वगैरह का जो प्रोडक्शन है, उसी तरह रतूबत अमा जो है, यानी जो इंटेस्टाइनल जूस होगा वो अंदरूनी सतह से मुतरशा होगा, यानी वहाँ से निकलेगा। तो ये नॉर्मली यही बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से गैस्ट्रिक जूस जाकर एक्ट करता है स्टमक में, उसी तरीके से इंटेस्टाइनल जूस होगा वो भी जाकर एक्ट करने वाला है आगे की तरफ। अब आगे बढ़ाते हुए डाइजेशन को हम देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे थे, हज़्म मेवी तक, यानी आंतों तक पहुँच गए थे। अब आगे देखते हैं। साहिब कामिल ने अमा के मुनाफे इस तरह बयान किए हैं, यानी जो हमारा इंटेस्टाइन है उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसको किस तरीके से ये डिफ़ाइन करते हैं। जो ग़िज़ा मेज़ा में हज़म हो चुकी थी, यानी जो स्टमक में जिसका डाइजेशन हो चुका था, वो आंतों में उरूक़े मसासा के ज़रिए जिगर में जज्ब होती है, यानी ये जिगर तक भी जाने वाली है, और इस मकसद के लिए बाबुल कबिद से बहुत सी रगें उगकर आमा में फैलती हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, बाबुल कबिद का मतलब क्या होगा, पोर्टा हेपेटिस। तो ये भी हम जानते हैं कि जो हमारा फूड होता है वो लीवर तक भी जाता है ताकि वहाँ पर डिटॉक्सीफाई हो सके, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो सके। तो ये भी बात हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं लीवर और लीवर से रिलेटेड जो पोर्टा हेपेटिस और दूसरे जो क्या नाम है वेसल्स वगैरह हैं वो सब रिलेटेड होंगी। तो अमा में अमले इंजिज़ाब के अलावा, यानी इंटेस्टाइन में अमले इंजिज़ाब यानी एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन के अलावा क़ुव्वत मुग़य्यरा भी पाई जाती है, यानी चेंज भी होता है। तो ये हम मॉडर्न से भी रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें आगे के जो मतलब जितना भी अभी तक हो चुका था डाइजेशन हमारे कहाँ तक हुआ था, स्टमक में, उसका और डाइजेस्ट करना, यानी फर्दर डाइजेशन तो होता ही है और साथ साथ में एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगी, सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा और लास्ट में सिर्फ वेस्ट हमारा बाहर निकलेगा, सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो हज़म शुदा ग़िज़ा में ऐसे तगरात पैदा करता है जिनकी वजह से उरूक़े मसारिका, यानी जो हम मेजेंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जज्ब हो सकती हैं, नेज़ खून में शामिल हो सकती हैं, यानी जज्ब होकर ये खून में शामिल होंगी। जिगर में जब ये खुलासा ग़िज़ा पहुँचता है तो वहाँ फिर मज़ीद तगरात, यानी जब ये लीवर में पहुँचेगा तो यहाँ पर क्या होने वाला है, फ़र्दर चेंजेस होने वाले हैं। यानी मिला जुला के हमें ये बात समझनी है कि डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट तरीके से, जैसे माउथ में अलग काम किया गया। अगर हम अभी के हिसाब से देखें, मॉडर्न के हिसाब से, तो हम देखते हैं यहाँ तक कि अभी तो हमें पूरे के पूरे जो पूरे प्रोसेस है, यानी पूरा केमिकल जो चेंजेस हो रहे हैं वो सारे हमें पता होते हैं कि किस तरीके से स्टार्च में क्या क्या चेंज आता है, प्रोटीन में क्या क्या चेंज आता है और कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, सब हमें पता है। तो यहीं पे ये भी बात बोल रहे हैं कि कुछ मुंह में डाइजेशन हुआ, यानी माउथ में, उसके बाद से स्टमक में भी डाइजेशन हुआ, इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन हो रहा है, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं मासारिका यानी मेजेंट्रीज़ के थ्रू ये गया ब्लड में, उसके अलावा लीवर में भी चेंजेस होंगे। तो ये सारी वही बात बोल रहे हैं, हत्ता कि ये ग़िज़ाई मवाद अखलात की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये भी बात हम पहले से जो हमने अखलात पढ़ा था उसमें हम जाते हैं कि जो लीवर होता है वो जो 4 अखलात हैं उनका फॉर्मेशन करेगा। सफ़रा जो आंतों पर लगता है वो क़ुव्वत हाज़मा को हरकत व हिजान देता है, यानी जब सफ़रा जो बाइल आएगा वो इंटेस्टाइन पर जाके लगेगा तो उससे क्या होगा, क़ुव्वत हाज़मा को हरकत व हिजान मिलेगा, यानी वहाँ पर स्टिमुलेशन होगा। लाने की वजह से ग़िज़ाई मवाद के आगे बढ़ाने और फुजलात को खारिज करने में मदद मिल रही है। इससे क्या होगा कि ग़िज़ाई मवाद आगे बढ़ेगा, यानी जो भी मैटर बनकर तैयार हो रहा है वो आगे बढ़ने वाला है और धीरे धीरे जो फुजलात मैटर है वो आसानी से खारिज होने लगेगा। आमा के बलाई हिस्से में आमा कबीरा के मुकाबले में क़ुव्वत हज़्म व तग़य्युर और क़ुव्वत दाफ़िया ज़्यादा तेज़ होती है और ये क़ुव्वत आमा कबीरा में सुस्त हो जाती हैं। तो ये बात हम पहले से जानते हैं कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फंक्शंस थे डाइजेशन से रिलेटेड वो ज़्यादा थे, और जब हम लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे तो ये फंक्शंस क्या हैं, कम हो जाएंगे। तो ये इन्हीं की बात कर रहे हैं कि ये फंक्शंस कम होंगे और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का फंक्शन ज़्यादा होने वाला है। अब हम आ रहे हैं हज़्म मासारिकी यानी मेजेंट्री से रिलेटेड डिफरेंट लेवल्स पे हमने देखा। तो अब हम आंतों वाली बात कर चुके हैं, अब मासारिकी की बात करते हैं यानी मेजेंट्री से रिलेटेड। तो अल्लामा अली हुसैन गिलानी ने कैलूस के इस हज़्म को जो अमा के बाद मासारिका में वाक़ होता है यानी मेजेंट्रीज़ में होता है, हज़्म मेवी का तितिमा का है। तो इन्होंने क्या कहा है, हज़्म मेवी का तितिमा, यानी ये क्या है, एक सप्लीमेंट है, यानी अभी तक जो भी डाइजेशन हुआ था उसके एक सप्लीमेंट के तौर पर ये डाइजेशन होने वाला है। तो अभी हमें इसमें सिर्फ इतना पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो भी अभी तक डाइजेशन हुआ था उसका एक सप्लीमेंट की तरह ये काम करेगा। चुनांचा वो लिखते हैं कि अमा के दरमियान जो गुदुद पाए जाते हैं, यानी जो भी वहाँ पर
गुदुद पाए जाएंगे, यानी जैसा हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अलग अलग डिफरेंट तरह के और भी फंक्शंस के लिए वहाँ पे ग्लैंड्स होंगे, गुदुद होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ग्लैंड्स होंगे, गुदुद होंगे और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और होने वाले हैं। यानी गुदुदे में भी तो इनका एक काम ये होता है कि उरुके मासारिका के दरमियान खाली जगह को पुर करते हैं, यानी जो खाली जगह है, और दूसरा काम ये होता है कि वो उस हज़्म तग़य्युर में इमदाद और मदद करते हैं, यानी हेल्प करते हैं ताकि फर्दर डाइजेशन। तो अभी तक जितना भी हम देख रहे थे वो डाइजेशन को और बेटर और अच्छा करने के लिए था। तो यहाँ पे मासारिकी भी वही होगा, इट विल एक्ट एज अ सप्लीमेंट ऑफ डाइजेशन। तो इसको हम तितिमा कह रहे हैं, जो आंतों में वाक़ होता है। यानी मैदा व आमा के तग़य्युरात के बाद ग़िज़ाई मवाद जब उरूक वो गुदुद में यानी ग्लैंड्स वगैरह में गुदुद जाज़बा यानी ऐसे ग्लैंड जो उसको जज़्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उससे गुजरते हैं, तो इन मवाद में मज़ीद तग़य्युरात यानी चेंज होते हैं और इसके बाद से एज अ सप्लीमेंट की तरह ये काम करते हैं। तो और ज़्यादा बेटर तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है और जो भी मवाद निकला है यानी जो फुजलात निकले हैं वो अच्छे से फिर बाकी बाहर जाकर हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। यानी जो भी फासिद मवाद होगा यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, यानी उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा।